आज की 10 बड़ी खबर। बांग्लादेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर महीने में चावल की कीमतों में हल्की गिरावट के बावजूद चावल महंगाई ऊंचे स्तर पर बनी रही। सरकारी थिंक टैंक GED की इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट बताती है कि खाद्य महंगाई में चावल का योगदान सबसे अधिक 40.28% रहा, जो अक्टूबर में 47.01% था। हालांकि सभी किस्मों के चावल की महंगाई में कमी आई, लेकिन कुछ चावल महंगाई 13.77% से घटकर 12.26% पर आई। इसके बावजूद चावल खाद्य महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, जिससे आम जनता पर दबाव जारी है। भारत के इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात ने नवंबर 2025 में जबरदस्त वापसी की है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक नवंबर में इंजीनियरिंग निर्यात बढ़कर 11.01 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे पिछले साल का कमजोर आधार और अमेरिका व यूरोपियन यूनियन जैसे प्रमुख बाजारों में मजबूत मांग रही। यह संकेत है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दम बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में भले ही थोड़ी देर से कदम रखा हो, लेकिन अब देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि सेमीकंडक्टर का निर्यात भी करेगा। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उपजाऊ भूमि की भी तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में थोड़े निवेश से भी करोड़ों की कमाई संभव है। ओडिशा के कालाहांडी और नवरंगपुर जिलों के किसानों ने इतिहास रच दिया। किसानों ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट से सीधे दुबई के लिए 1000 किलो ताजी सब्जियों का निर्यात किया। इस खेप में लहसुन और फ्रेंच बीन्स शामिल थी, जो ओडिशा से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजी गई। यह निर्यात FPOs यानी किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से हुआ, जिससे किसानों और वैश्विक बाजार के बीच सीधा संबंध बना। भारतीय चाय उद्योग को लेकर अच्छी खबर है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में चाय का उत्पादन 2024 की तुलना में थोड़ा बढ़ेगा, जबकि निर्यात में काफी तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। ईरान, इराक और चीन जैसे देशों से बढ़ती मांग इसके पीछे मुख्य कारण मानी जा रही है। इससे चाय बागानों और उससे जुड़े लाखों श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत में यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUV, MPV और MUV की लोकप्रियता अब निर्यात में भी साफ दिखने लगी है। देश अब केवल छोटी कारों के निर्माता की पहचान से बाहर निकलकर हाई वैल्यू वाहनों की वैश्विक हब बनता जा रहा है। निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि अब यूटिलिटी व्हीकल्स का निर्यात पैसेंजर कारों से आगे निकलने वाला है। यह बदलाव भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग की है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि संस्थानों को मजबूत करने और समग्र ग्रामीण विकास पर जोर दिया। नायडू ने कहा कि अगर केंद्र का सहयोग मिला तो राज्य कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया है। राज्य के कृषि सचिव के सुरेंद्र मोहन के अनुसार सरकार का लक्ष्य 2047 तक किसानों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 12,53,733 तक पहुंचाना है। इसके लिए फल फसलों का रकबा 4.5 लाख एकड़ से बढ़ाकर 12 लाख एकड़, सब्जियों का 10 लाख एकड़ और मसालों का 6 लाख एकड़ तक करने की योजना है। यह योजना खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एक किसान सम्मेलन में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि रासायनिक उर्वरक कई बीमारियों की बड़ी वजह बन चुके हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की और कहा कि इससे पानी की बचत होती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और किसानों की आय भी बढ़ती है। सरकार मिट्टी परीक्षण से लेकर सर्टिफिकेशन और पैकेजिंग तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है, ताकि प्राकृतिक उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अब नए FTA करने से अधिक मौजूदा 18 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से वास्तविक लाभ निकालने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं।
2026 में नए समझौते करने से पहले पुराने समझौतों का पूरा फायदा उठाना आवश्यक है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते।